हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ओवर मैथ्स एंड रीजनिंग। आज हम जीके/जीएस के बहुत ही बड़े प्रश्नों को लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है। तो दोस्तों हमसे यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को कौन सा अनुच्छेद यहाँ पर परिभाषित करता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 51 ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 41 बी, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 ए या ऑप्शन डी अनुच्छेद 49 सी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 51 ए। अनुच्छेद 51 ए जो है दोस्तों वह भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है। इसी के साथ बात करें कि वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद है दोस्तों, तो वर्तमान में कुल अनुच्छेद है 470। परंतु जब संविधान बना था दोस्तों उस समय कितने अनुच्छेद थे? तो उस समय टोटल अनुच्छेदों की संख्या थी 395। इसी के साथ बात करें कि वर्तमान में जो भाग हैं उनकी संख्या कितनी है दोस्तों, तो वर्तमान में 25 भाग हैं। परंतु जब संविधान बना था दोस्तों उस समय कितने भाग थे? तो उस समय 22 भाग थे। इसी के साथ अभी वर्तमान में टोटल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? वर्तमान में टोटल अनुसूचियों की संख्या है 12। परंतु जब संविधान बना था उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? उस समय अनुसूचियों की संख्या थी तो उस समय केवल इसमें 8 अनुसूचियां थी। तो ये तीनों अलग अलग पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी महाधिवक्ता या ऑप्शन डी अध्यक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यपाल। तो जो राज्य का राज्यपाल होता है दोस्तों उसी के द्वारा राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। इसी के साथ बात करें कि जो राज्यपाल होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, तो इसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। इसी के साथ बात करें कि जो राज्यपाल है उससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों, उससे संबंधित अनुच्छेद है 153। इसके तहत कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अब राज्य में तो राज्यपाल होता है दोस्तों, परंतु जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहां पर कौन होता है? तो वहां पर होता है उपराज्यपाल। अब यहाँ पर दोस्तों महाधिवक्ता भी हमें दिया है। तो महाधिवक्ता संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? उससे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 165। तो अनुच्छेद 165 के तहत कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक महाधिवक्ता भी होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि कालिदास सम्मान की सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है। तो दोस्तों हमसे यहाँ पर यह पूछा गया है कि कालिदास सम्मान जो है वह किस राज्य की सरकार के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो जो मध्य प्रदेश सरकार है दोस्तों उसी के द्वारा प्रतिवर्ष कालिदास सम्मान जो एक प्रतिष्ठित कला सम्मान है दोस्तों यह प्रदान किया जाता है। अब अगर बात करें कालिदास सम्मान की तो इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? इसकी शुरुआत हुई थी 1980 से, अर्थात 1980 से यह पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इसी के साथ बात करें कि कालिदास सम्मान जो है इसमें क्या क्या दिया जाता है, तो इसमें कुल 1 लाख रुपए की जो राशि होती है दोस्तों वह प्रदान की जाती है और इसके साथ एक प्रशस्ति पत्र भी पात्र व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या क्या मिलता है दोस्तों? एक प्रशस्ति पत्र मिलता है और 1 लाख रुपए की राशि पात्र व्यक्ति को प्रदान की जाती है और यह पुरस्कार मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ बात करें दोस्तों जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में एक योजना है दोस्तों जो वर्तमान में काफी चर्चा में रही है। उस योजना का नाम है लाडली बहन योजना। कौन सी योजना है दोस्तों? लाडली बहन योजना। इसमें प्रति माह महिलाओं को 1000 से लेकर 3000 तक की राशि प्रदान की जाएगी, यह इस योजना में बताया गया है। तो ये योजना भी परीक्षा में कई बार पूछी जाएगी दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्न में से किस स्थान पर मानसून के मौसम के दौरान सबसे कम वर्षा होती है। तो ये चारों ऑप्शन से हमें बताना है दोस्तों कि सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी लेह, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी केरल।
तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी लेह। तो जो लेह स्थान है दोस्तों, जो कि किसकी राजधानी है? जो राजधानी है लद्दाख की। लद्दाख की राजधानी है लेह, जहां पर मानसून के मौसम के दौरान सबसे कम वर्षा होती है। और कितनी वर्षा होती है अगर पूछा जाए दोस्तों, तो यहां लगभग 9.20 सेंटीमीटर के करीब यहां पर वर्षा दर्ज की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ बात करें दोस्तों कि एक पेंगोंग त्सो झील होती है। कौन सी झील दोस्तों? पेंगोंग त्सो झील, जो परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है दोस्तों। तो ये झील भी आपको ध्यान में रखना है। ये झील कहां पर स्थित है? तो ये झील लद्दाख में स्थित है। इसी के साथ बात करें अगर मेघालय की, तो मेघालय में एक स्थान है दोस्तों चेरापूंजी। कौन सा स्थान है दोस्तों? चेरापूंजी, जहां पर अत्यधिक वर्षा होती है दोस्तों। वहीं पर अगर बात करें कि वर्तमान में सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है दोस्तों, तो वर्तमान में सबसे अधिक वर्षा होती है मासेन राम में। कहां पर होती है दोस्तों? मासेन राम में। यह स्थान भी मेघालय में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहां पर दिया हुआ है कि भिटारी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो भिटारी मंदिर किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी गोवा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। तो जो उत्तर प्रदेश राज्य है दोस्तों, वहीं पर प्रसिद्ध भिटारी मंदिर स्थित है। इसी के साथ बात करें दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में अब दोस्तों अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर टोटल कितने जिले हैं दोस्तों? यहाँ पर सर्वाधिक 75 जिले हैं। जिसमें अगर बात करें कि यहाँ पर टोटल विधानसभाओं की संख्या कितनी दोस्तों, जो विधानसभा कुल सीटें हैं, यहाँ पर उन विधानसभा सीटों की कुल संख्या है दोस्तों 403। और यह हमारे देश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य है दोस्तों। अब अगर बात आई है दोस्तों सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाले राज्य की, जो कि तो उत्तर प्रदेश है, परंतु अगर बात करें कि सबसे कम सीट वाला विधानसभा क्षेत्र कौन सा है या विधानसभा वाला राज्य कौन सा है, तो वह है, तो सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जो राज्य है दोस्तों वह है सिक्किम। सिक्किम में टोटल 32 सीटें हैं विधानसभा की। वहीं पर अगर बात करें कि अगर हमें ऑप्शन में अगर पुडुचेरी दिया है, तो पुडुचेरी की जो विधानसभा सीटें हैं वह कितनी दोस्तों? तो वह सीट है 30। परंतु जो पुडुचेरी है वह एक केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो जो सिक्किम है यह राज्य है और पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है। तो हमें अगर राज्य पूछा जाएगा तो हम सिक्किम बताएंगे, और अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो आपको पुडुचेरी बताना है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है कि पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? तो नौजवान भारत सभा जो थी दोस्तों, उसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए अजीत सिंह, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद या ऑप्शन डी भगत सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी भगत सिंह। तो भगत सिंह जो थे उन्हीं के द्वारा ही नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई थी। अब अगर बात करें दोस्तों भगत सिंह की, तो भगत सिंह को क्या कहा जाता है दोस्तों? भगत सिंह को कहा जाता है शहीद ए आजम। किस नाम से जाना है दोस्तों इससे? इन्हें शहीद ए आजम के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर बात करें दोस्तों कि हम शहीद दिवस कब मनाते हैं, हम शहीद दिवस मनाते हैं 23 मार्च 1931 को, क्योंकि इसी दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहां पर दिया हुआ है कि 2023 का आईपीएल फाइनल मैच निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों सिंपल सा सवाल हमसे यहां पर यह पूछा जा रहा है कि 2023 का जो आईपीएल फाइनल था वह किस शहर में आयोजित किया गया था। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी चेन्नई या ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसका करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन बी अहमदाबाद। तो जो अहमदाबाद शहर है दोस्तों, वहीं पर 2023 का आईपीएल फाइनल मैच खेला गया था। अब अगर बात करें कि यह तो अहमदाबाद में आयोजित हुआ था, परंतु किस स्टेडियम में आयोजित हुआ था दोस्तों? तो उस स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। यह सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाला स्टेडियम है दोस्तों। तो यह आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा जनता किस स्टेडियम में बैठ सकती है दोस्तों? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है।
इसी के साथ अगर बात करें कि जो आईपीएल फाइनल था यह किन दो टीमों के मध्य खेला गया था, तो यह खेला गया था सीएसके और जीटी के बीच। इनके फुल फॉर्म क्या होंगे दोस्तों? सीएसके का फुल फॉर्म है चेन्नई सुपर किंग्स और जीटी का फुल फॉर्म है गुजरात टाइटंस। तो इन दोनों के मध्य आईपीएल 2023 का फाइनल खेला गया था और इसकी विजेता टीम रही थी सीएसके और उपविजेता रही थी गुजरात टाइटंस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्न में से किस स्टेडियम में ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल मैच खेला गया था? तो जो 2011 का फाइनल है दोस्तों, यह किन दो टीमों के बीच खेला गया था, यह भी आपको बताना है। इसी के साथ अगर बात करें कि यह फाइनल मैच कहां पर खेला गया था या किस स्टेडियम में खेला गया था, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए ईडन गार्डन्स, ऑप्शन बी फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, ऑप्शन सी डीवाई पाटिल स्टेडियम या ऑप्शन डी वानखेड़े स्टेडियम। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी वानखेड़े स्टेडियम। तो जो वानखेड़े स्टेडियम है दोस्तों, जो कि कहां पर स्थित है? जो कि स्थित है मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में यह स्टेडियम स्थित है। तो दोस्तों ये जो फाइनल था यह वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला गया था, परंतु यह किन दो टीमों के बीच खेला गया था दोस्तों? यह खेला गया था इंडिया और श्रीलंका के बीच। किन दो टीमों के बीच खेला गया था दोस्तों? इंडिया और श्रीलंका के बीच, जिसमें इंडिया रहा था विजेता और श्रीलंका इसमें उपविजेता रहा था। इसी के साथ बात करें कि जो ईडन गार्डन स्टेडियम है यह कहां पर स्थित है दोस्तों? तो यह पश्चिम बंगाल कोलकाता में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? पश्चिम बंगाल कोलकाता में। और इसी के साथ अगर बात करें कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जिसका नया नाम क्या है दोस्तों? जिसका नया नाम है अरुण जेटली स्टेडियम, यह कहां पर स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है दोस्तों। इसी के साथ हमारा अगला स्टेडियम है डीवाई पाटिल स्टेडियम, यह कहां पर स्थित है? तो यह स्टेडियम स्थित है नवी मुंबई महाराष्ट्र में। कहां पर स्थित है दोस्तों? नवी मुंबई महाराष्ट्र में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि मित्र मेला द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था, अर्थात जो मित्र मेला संगठन था वह किस क्रांतिकारी का एक संगठन था दोस्तों? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए खुदीराम बोस, ऑप्शन बी विनायक सावरकर, ऑप्शन सी शिशिर कुमार बोस या ऑप्शन डी भूपेंद्र नाथ बोस। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी विनायक सावरकर। तो जो विनायक सावरकर थे दोस्तों, उन्हीं के द्वारा मित्र मेला जो एक क्रांतिकारी संगठन था उसकी स्थापना की गई थी। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 किससे संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 29 और 30 है दोस्तों, यह किससे संबंधित है? आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या ऑप्शन डी है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। तो अनुच्छेद 29 और 30 के तहत क्या बताया गया है दोस्तों? सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों के विषय में बताया गया है। इसी के साथ अगर बात करें कि स्वतंत्रता का अधिकार यह किस अनुच्छेद में दोस्तों? तो यह अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पर रखा गया है। इसके साथ बात करें कि समानता का अधिकार यह किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 14 के अंतर्गत रखा गया है। तो इसी के तहत अगर बात करें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपको अगर हमारे वीडियो रिलेटेड कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।